निर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार। भोज मुक्त विश्वविद्यालय के आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत मैं डॉक्टर प्रवीणी पंडागले, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन भोपाल, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस बीएड विशेष शिक्षा के अंतर्गत SECP 03 लर्निंग टीचिंग एंड असेसमेंट, जिसमें यूनिट नंबर 1 सब यूनिट 1.2 बिहेवियरिज्म लर्निंग थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक और स्किनर, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम अपनी बात रखने से पहले हम आज किन किन उद्देश्यों को लेकर चलेंगे, इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करती हूँ। हम थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर और स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के अर्थ और परिभाषा को समझेंगे। थॉर्नडाइक एक्सपेरिमेंट जो है द पजल बॉक्स, इसका हम वर्णन करेंगे। लर्निंग थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर प्रयत्न और भूल एंड स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्रिया प्रसूत अनुबंध, इनके जो शैक्षिक अनुप्रयोग है, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। हम थॉर्नडाइक के अधिगम प्रक्रिया को प्रकाशित करेंगे। साथ ही हम थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग और साथ ही पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग, इन तीनों की तुलना भी करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपके सामने आप देख रहे हैं थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी का एक पिक्चर आपके सामने नज़र आ रहा है। ट्रायल एंड एरर, इसे हिंदी में प्रयत्न और भूल कहा जाता है। तो हम सबसे पहले ये जान लें कि बिहेवियरिज्म क्या है, व्यवहारवाद क्या है। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर रिफर्स टू एनी ह्यूमन, जो अवलोकात्मक व्यवहार होते हैं, जो किसी भी इंसान के द्वारा किसी भी पशु की क्रियाएं जो मेज़र की जा सकती है, जो देखा जा सकता है, जिसे रिकॉर्ड किया जा सकता है दूसरों के द्वारा, वो सारे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है। जैसे कि हाथ उठाना, जब कोई विद्यार्थी कक्षा में उत्तर देने के लिए अपने हाथ रेस करता है। जब बच्चे को चोट लगती है तो वो रोता है। कोई व्यक्ति पार्क में दौड़ रहा होता है, वो देखना। दर्शक प्रस्तुति के बाद क्लैपिंग करते हैं, तालियां बजाना। विद्यार्थी बिना अनुमति के बाहर चला जाता है, वॉकिंग आउट ऑफ द क्लासरूम। एक छात्र समय पर अपना कार्य जो है, होमवर्क जो है, वो टीचर के सामने प्रस्तुत करता है। ये सारी क्रिया जो है देखी जा सकती है। ऐसे कार्य जो नॉन ऑब्जर्वेबल है, ऐसे व्यवहार जो दिखाई नहीं देते, जैसे कि सोचना, डर महसूस करना, सपना देखना, निर्णय लेना, ये सारे जो इंटरनल बिहेवियर होते हैं, इन्हें हम सीधे देख नहीं सकते हैं। तो हमारे जो थॉर्नडाइक है, इन्होंने कैट पर अपना लर्निंग एक्सपेरिमेंट प्रस्तुत किया है। थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी, ये जानने से पहले हम थॉर्नडाइक कौन थे, इन्हें भी जरा जान ले। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इनका ध्यान जो है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर ज़्यादा रहा है, लेकिन इन्होंने वॉलेंटरी व्यवहारों पर भी अधिक जोर दिया है। उन्होंने ये समझने की कोशिश की है कि जानवर जो है वो किस तरह के अनुभव से सीखते हैं। थॉर्नडाइक ने जानवरों के अधिगम को वैज्ञानिक तरीके से
अध्ययन करने की कोशिश की है और उन्हें हम हमारे सामने प्रस्तुत भी किया है कि उनके विशेष कार्य सिखाने के लिए उन्होंने क्या-क्या प्रयत्न किए। तो थॉर्नडाइक का जो एक्सपेरिमेंट है, उसका नाम है द पज़ल बॉक्स, है ना? ये इसीलिए बनाया गया क्योंकि व्यक्ति या प्राणी कई बार ये कोशिश करता है, कभी गलतियाँ करता है, लेकिन हर बार कुछ नया सीखता है, कुछ नया अधिगम करता है। तो जब तक उसे सही उत्तर या कोई समाधान नहीं मिल जाता, वो प्रयासरत होता है। एक बार सफलता मिल जाए, तो वह जो व्यवहार है, वो दोबारा दोहराने की कोशिश करता है। जैसे कि इनका जो पज़ल बॉक्स है, थॉर्नडाइक ने ये पज़ल बॉक्स के लिए एक बिल्ली को पिंजरे में रखा। बिल्ली बाहर निकलने के लिए अलग-अलग प्रयास करने लगी। कभी पंजा मारने लगी, कभी दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगी, कभी चिल्लाई। लेकिन एक बार संयोग से उसने क्या किया, लीवर पर अपना पैर दबा दिया। लीवर एक बटन था, जिससे दरवाजा खुल गया। इस अनुभव के बाद क्या हुआ कि वह हर बार जल्दी लीवर दबाने लगी। वो सीख गई। उसने सीख लिया था और जो सही उत्तर है, उसे वही सफलता दिला रहा था। ठीक है ना? थॉर्नडाइक ने जो कैट ली थी, वह भूखी थी और उसने उसे उस पज़ल बॉक्स में रख दिया था और रिवार्ड क्या था? अ पीस ऑफ फिश। The cat tried various actions like scratching, pawing, etc. So accidentally it pressed a lever that opened the box door. The cat got the fish, means reward, and over repeated trials it learned to directly press the lever to escape. जैसे एक छात्र गणित का एक प्रश्न हल करना सीख रहा है, ठीक है? शुरुआत में वह विभिन्न तरीके अपनाता है और कई बार उसमें गलतियाँ भी करता है, त्रुटियाँ भी करता है। आखिरकार वह सही तरीका खोज लेता है और खोजने के बाद शिक्षक उसकी प्रशंसा करता है। इस सकारात्मक प्रोत्साहन को थॉर्नडाइक ने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहा है। वह उसी तरीके को याद रखता है और अगली बार भी जो है इसी तरीके को दोहराता है। यहाँ पर थॉर्नडाइक ने सीखने के लिए 3 लॉज़ हमारे सामने पेश किए हैं। वो कौन-कौन से हैं? लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। मीन्स प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। तो ये सबसे पहले प्रभाव का नियम क्या है? इसमें 2 बातें बहुत ज़रूरी है। सैटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसे परिणाम जो समाधान कारक हो। जैसे कि एक स्टूडेंट वो कंटिन्यूअसली अपने सही उत्तर के लिए टीचर से जो है वो प्रेज़ ले रहा है, प्रशंसा ले रहा है। सो दे मोर लाइकली टू अटेम्प्ट टू आंसर करेक्टली अगेन, है ना? यदि कोई क्रिया संतोषजनक परिणाम देती है, तो वो निश्चित रूप से दोहराई जाएगी। जैसे कि मसलन एक छात्र ने कठिन सवाल को हल कर लिया और शिक्षक ने उसकी प्रशंसा की। अगली बार चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हम कंटिन्यू उसी व्यवहार को दोहराने की कोशिश करेंगे और उत्साह के साथ हम गणित करने की कोशिश करेंगे, है ना? दूसरा जो लॉ है वह है रेडीनेस। रेडीनेस तत्परता। किस चीज की तत्परता? फिजिकली एंड मेंटली रेडीनेस। मानसिक और शारीरिक रूप से तत्पर। कोई भी चीज को जब हम सीखते हैं तब निश्चित रूप से हम मानसिक और शारीरिक रूप से तत्पर होना जरूरी है, तभी वो हमारे अधिगम को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकता है। If a student too motivated and prepared to learn a subject, they will learn it more quickly. जब सीखने के लिए व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार होता है, तभी अधिगम प्रभावी होना शुरू होता है। अगर बच्चा खेलना चाहता है, कूदना चाहता है, घूमना चाहता है, लेकिन शिक्षक उसे जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, तो वह ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर बच्चा खुद से पढ़ने को तैयार है, तो वो जल्दी सीख लेगा। और स्टूडेंट्स, यही सीखने की तत्परता है और ये अधिगम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ एक्सरसाइज में भी इसको दो भागों में बांटा है। कौन कौन से? लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ डिसयूज। जो लॉ ऑफ यूज है, द मोर फ्रिक्वेंटली एन एक्शन और लर्न्ड कनेक्शन इज प्रैक्टिस्ड, द स्ट्रॉन्गर इट बिकम्स। मीन्स रेगुलरली प्रैक्टिस ऑफ मैथ्स प्रॉब्लम इंप्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, है ना। जैसे कि लॉ ऑफ यूज, किसी क्रिया या सीखे गए संबंध का जितना अधिक अभ्यास हम करेंगे, वह जो अधिगम है उतना ही ज्यादा मजबूत होते जाता है। लॉ ऑफ डिसयूज, अप्रयोग का नियम, किसी क्रिया या सीखे गए संबंध का यदि अभ्यास नहीं किया जाता तो धीरे 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 वो कमजोर पड़ जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वो भूल जाते हैं। चाहे मैं हो, आप हो, अगर मैं और आप गणित के प्रश्नों का नियमित अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो हम धीरे धीरे उस अभ्यास को, उस गणित को हम भूल जाएंगे और हमारे मस्तिष्क से वो कमजोर होते जाएगा। लेकिन अगर हम नियमित अभ्यास करेंगे तो समस्या समाधान की क्षमता में सुधार होते जाएगा। तो कुछ इसके एप्लीकेशंस है। अभी जो हमने पढ़ा है एनकरेजिंग ट्रायल एंड एरर, है ना। हमें हर समय प्रयत्न और भूल को बढ़ावा देना है। एंश्योरिंग लर्नर रेडीनेस, ये भी तो देखना है कि बच्चा जो है वो तत्परता के लिए, अधिगम तत्परता के लिए तैयार है या नहीं है। हाँ, गोल ओरिएंटेड लर्निंग बहुत जरूरी है। साथ ही सकारात्मक परिणाम, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, ये भी तो महत्वपूर्ण है। एम्फेसाइजिंग प्रैक्टिसेस यानी कि अभ्यास पर ज्यादा जोर देना। वैरायटी इन लर्निंग, सीखने में जो है भिन्नता यदि होती है तो निश्चित रूप से बच्चा जो है बहुत अच्छी तरीके से सीखने लगता है। इसके बाद है कुछ इम्प्लीकेशंस। थॉर्नडाइक ने हमारे शिक्षा में उनके प्रयोगों को हम कैसे अनुप्रयोग करें इसके बारे में भी बात की गई है। सो एनकरेजिंग ट्रायल एंड एरर, जो हमने अभी, मैंने थोड़े समय पहले बताया कि प्रयत्न और भूल को बढ़ावा देना। एक शिक्षक बच्चों को एक गणित की पहेली देता है और कहता है तुम सब अपने अपने तरीके से हल करने की कोशिश करो। बच्चे क्या करते हैं? बहुत सारे अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कुछ तरीके निश्चित रूप से सही होंगे और कुछ तरीके गलत। तो जब शिक्षक सभी के प्रयासों की, देखिए यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ प्रयास, बच्चों ने प्रयास किए हैं, वो प्रयास सही भी हो सकते हैं और गलत भी। तो शिक्षक सभी के प्रयासों की सराहना करता है और सही उत्तर की प्रक्रिया समझाता है। इससे क्या होगा? बच्चों में आत्मविश्वास और समस्या समाधान कौशल विकसित होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंसेस, सकारात्मक परिणाम। जब कभी प्रशंसा की जाती है, इनाम दिया जाता है, उत्साहवर्धन किया जाता है, जैसे एक छात्र ने सही उत्तर दिया तो टीचर को तुरंत कहना चाहिए शाबाश, बहुत अच्छा, तुमने बहुत सही उत्तर दिया, तुमने बहुत सही सोचा। तो छात्रों में धीरे धीरे जो आत्मविश्वास है वह बढ़ने लगेगा। उसके बाद एंश्योरिंग लर्नर रेडीनेस, ये भी एंश्योर कर ले कि जो मैं बच्चों को पढ़ाने वाली हूँ या पढ़ाने वाला हूँ उसके लिए बच्चा तत्पर है या नहीं। जब छात्र मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होते हैं तो सीखना अधिक गहराई से और लंबे समय तक होता है ना। यह थॉर्नडाइक के तत्परता नियम से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो है, बिफोर टीचिंग टीचर शुड असेस इफ स्टूडेंट्स आर मेंटली एंड फिजिकली रेडी फॉर द न्यू मटेरियल। और ये श्योरिटी करके ही हमें जो है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा। एम्फसाइजिंग प्रैक्टिसेस, रेगुलर प्रैक्टिस, चाहे वो होमवर्क रहे, चाहे वो रिवीजन रहे, चाहे वो ड्रिल्स रहे। एम्फसाइज प्रैक्टिस के बगैर हम जो है अपने अधिगम कार्यों को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। अभ्यास सीखी गई बातों को मजबूत बनाता है, मैं मानती हूँ, और ज्ञान को लंबे समय तक याद रखने में मदद भी करता है। तो हमें अभ्यास पर बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए, जो कि थॉर्नडाइक ने अपने प्रैक्टिक एक्सपेरिमेंट में दिया है। अगर कोई बच्चा
रोज हिंदी वर्णमाला दोहराता है तो क्या होगा? वो अक्षरों को याद करने में सक्षम होगा और वह पढ़ने लिखने में तेज भी हो जाएगा। साथ ही लर्निंग शुड बी गोल ओरिएंटेड, प्रोवाइडिंग क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स मोटिवेट स्टूडेंट्स। यदि शिक्षक ये कहें कि चलिए आज हम 10 मिनट में शब्दों की वर्तनी सीखेंगे और फिर एक छोटी सी टेस्ट लेंगे, तो बच्चा क्या होगा? गोल ओरिएंटेड हो जाएगा। बच्चे जो है ध्यान से सीखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका लक्ष्य क्या है और अब क्या टीचर हमारे साथ करने वाले हैं। वैरायटी इन लर्निंग, अधिगम में भिन्नता। Allowing students to choose from various options can help them learn at their own pace and select effective strategies. कोई भी चीज अगर उसमें विविधता है, भिन्नता है, तो वो अधिगम को रोचक, उपयुक्त और व्यक्तिगत बनाती है। यह थॉर्नडाइक के सिद्धांत में छात्र केंद्रित अधिगम की भावना को बल देती है। ठीक है, यहाँ पर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जो है थॉर्नडाइक को बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा और उसके प्रयोगों को भी जाना होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसे लिखा है B.F. स्किनर ने। B.F. स्किनर कौन थे? ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो है रेडिकल बिहेवियरिस्ट एक्सपेरिमेंट किया है, यानी उन्होंने केवल दिखाई देने वाले व्यवहार और उसके परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया है और आंतरिक मानसिक अवस्थाएं कौन कौन सी, विचार करना, सोचना, भावना अभिव्यक्त करना के अध्ययन को अस्वीकार किया है। ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक के सिद्धांत का विस्तार हमें यह बताता है। स्किनर ने थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट को आगे बढ़ाया है। जो थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था, स्किनर ने उसे आगे बढ़ाया है और उसे अधिक व्यवस्थित रूप भी दिया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि वॉलेंटरी बिहेवियर को किस प्रकार उसके परिणाम जैसे कि पुरस्कार देना, दंड देना आदि द्वारा एक आकार दिया जा सकता है। यहाँ पर आपके सामने देखिए एक पिक्चर है। ये पिक्चर केवल पिक्चर नहीं है, ये स्किनर का एक एक्सपेरिमेंट बॉक्स है। यहाँ पर स्पीकर भी है, यहाँ पर सिग्नल लाइट हमें दिख रहा है हरे कलर का, एक लीवर भी है। लीवर थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट में भी था। मैंने कहा था कि लीवर यानी एक बटन होता है, ठीक है, टू शॉक जनरेट, यानी अब जो है यहाँ पर शॉक जनरेट भी होगा इलेक्ट्रिक ग्रिड में, और फूड डिस्पेंसर भी वहां उस बॉक्स में रखा हुआ है। तो चलिए ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, हम इस पर नजर डालते हैं। यह जो है ए टाइप ऑफ लर्निंग है वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिहेवियर ऑकरिंग डिपेंड ऑन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस? पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस और निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। एक ऐसा अधिगम का प्रकार जिसमें किसी व्यवहार के घटित होने की संभावना उसके परिणामों पर निर्भर करती है। यदि किसी व्यवहार के बाद सकारात्मक परिणाम कौन कौन से? प्रशंसा मिलना, पुरस्कार मिलना, ये एक तरह से पुनर्बलन है, तो उस व्यवहार के दोहराए जाने की संभावना निश्चित रूप से बढ़ने लगती है। ठीक है, यदि किसी व्यवहार के बाद मुझे नकारात्मक परिणाम जैसे कि दंड, डांट आदि मिलते हैं, तो उस व्यवहार की पुनरावृत्ति क्या होगा? मैं धीरे धीरे कम करने लगूंगी। सो ऑपरेंट व्यवहार यह एक स्वैच्छिक व्यवहार होता है जिसे कोई जीव अपने वातावरण पर प्रभाव डालने के लिए करता है। मसलन अगर एक बच्चा होमवर्क पूरा करने पर चॉकलेट पाता है तो वो आगे होमवर्क पूरा करेगा। क्यों पूरा करेगा? उसे चॉकलेट मिल रही है। लेकिन अगर वो झूठ बोलने पर डांट खाता है तो वो झूठ बोलने से बचेगा क्योंकि वो डांट नहीं खाना चाहता, वो दंडित नहीं होना चाहता। यहाँ पर जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग की खासियत ही है सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक दंड, नकारात्मक दंड। जो आपके सामने जो एक पिक्चर नजर आ रहा है उसमें देखिए स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड लर्निंग में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट।
निगेटिव रीइंफोर्समेंट, निगेटिव पनिशमेंट की बात की गई है। तो चलिए हम जानते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उदाहरणों के जरिए और निगेटिव रीइंफोर्समेंट भी उदाहरणों के जरिए। सो एडिंग अ प्लेजेंट स्टिमुलस आफ्टर अ बिहेवियर, व्यवहार करने के बाद जो है वो एक अच्छा सा स्टिमुलस अगर हमें मिलता है, गिविंग अ चाइल्ड चॉकलेट फॉर कंप्लीटिंग होमवर्क, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो एग्जाम्पल भी दिया था। तो किसी व्यवहार के बाद सुखद उत्तेजना को जोड़ना, जिससे उस व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाती है। होमवर्क पूरा पूरा करने पर मुझे मिल गया ना चॉकलेट, मुझे मिल गया तारीफ, प्रशंसा। लेकिन किसी व्यवहार के बाद अप्रिय उत्तेजना को अगर मैं हटा देती हूँ, जिससे उस व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि मैं कार में बैठी हूँ और मैंने सीट बेल्ट लगाने पर कार की कष्टदायक बीपिंग आवाज बंद हो गई। होता है ना, जब हम बेल्ट नहीं लगाते तो वो कूं कूं ऐसी आवाज करने लगता है, लेकिन अगर हम बेल्ट लगा देते हैं तो वो आवाज बंद हो जाती है। तो ये जो कष्टदायक आवाज से मुक्ति हमें मिलती है अगर मैं इस तरह के व्यवहार करूं। तो ये निगेटिव रीइंफोर्समेंट है। एक तरह से पॉजिटिव पनिशमेंट, सकारात्मक दंड क्या है, फिर नकारात्मक दंड क्या है, ये स्किनर ने हमें समझाने की कोशिश की है। मैंने एडिंग एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस आफ्टर अ बिहेवियर, व्यवहार के बाद अगर आपको अनप्लेजेंट स्टिमुलस मिलता है तब आप जो है वो कार्य नहीं करते हो। स्कोल्डिंग अ चाइल्ड फॉर लाइंग, झूठ बोलने पर डांट का मिलना, है ना। किसी व्यवहार के बाद अगर एक अप्रिय उत्तेजना जोड़ी जाती है, जिससे उस व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना कम होने लगती है, तो मैं झूठ क्यों बोलूं? क्योंकि झूठ बोलने पर मुझे कोई प्रशंसा नहीं मिल रही है, ना कोई चॉकलेट मिल रहा है, तो मैं क्यों झूठ बोलूं? तो झूठ बोलने पर बच्चों को जब डांटा जाता है, यह एक तरह का सकारात्मक दंड है, ये पॉजिटिव पनिशमेंट है। एक तरह से नकारात्मक पनिशमेंट क्या है, मुझे लगता है आपके दिमाग में कई तरह के एग्जाम्पल्स रेज करने लग गए होंगे। किसी व्यवहार के बाद सुखद उत्तेजना को हटा देना, जिससे उस व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना जो है वो कम हो जाती है। ठीक है ना। जैसे मैंने गलत व्यवहार किया, मैंने किसी के साथ मिसबिहेव किया, तो बच्चा जो है, मैं बच्चों से वो खिलौना या उसकी पसंद की चीज को छीन लिया। तो गलत व्यवहार करने पर बच्चों से उसकी फेवरेट चीज को छीन लेना, अगर मुझसे कोई मेरी फेवरेट चीज छीन ली जाएगी तो ये एक तरह का निगेटिव पनिशमेंट है, और मैं नहीं चाहूंगी कि मैं कोई ऐसा बर्ताव करूं जिससे मुझसे कोई पसंदीदा चीज छीन ली जाए। यहाँ पर जो है शेपिंग, ये कंसेप्ट्स है, स्किनर थ्योरी के कुछ कंसेप्ट्स है, जैसे कि नई और जटिल व्यवहार को सिखाने की एक प्रक्रिया, एक शेप मिल रहा है अब, जिसमें इच्छित व्यवहार की ओर ले जाने वाले जो छोटे छोटे प्रयास है उसकी तरफ टीचर बच्चों को प्रोत्साहित कर रहा है। जैसे अब मुझे किसी को सिखाना है, किसी कबूतर को गोल घूमना सिखाना है ना, अक्सर हम कबूतर जो पाला जाने वाला पक्षी है, तो कबूतर को अगर गोल घूमना सिखाना है तो मैं एक साथ उसे गोल घूमने के लिए नहीं कह सकती हूँ या उसे मैं नहीं सिखा सकती हूँ। बच्चों को भी जब बच्चा स्क्रॉल करता है, चलने से पहले तो वो घुटने के बल चलता है ना, तो घुटने के बल चलना और चलना, इन दोनों के बीच मुझे बच्चों को मोटिवेट करना होगा। जैसे अभी पक्षी को मुझे गोल घूमना यह सिखाना है, तो मुझे पहले उसे हल्का मोड़ना होगा, फिर आधा घूमने पर और अंत में पूरा घूमने पर उसे पुनर्बलित करते रहना होगा। यहाँ पर जो इफेक्टिव यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट, हमारा बिहेवियर, प्रोग्राम लर्निंग, गोल ओरिएंटेड लर्निंग, ये सारी चीजें स्किनर की थ्योरी में बहुत ही नेसेसरी है। इफेक्टिव यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट, है ना। बिहेवियर शेपिंग, शिक्षकों को छात्रों के अच्छे व्यवहार और सही उत्तरों के लिए तत्काल और नियमित सकारात्मक पुनर्बलन देते रहना चाहिए। केवल उनकी उपलब्धि ही नहीं बल्कि प्रयास को भी प्रोत्साहित करना चाहिए।
तभी न जाकर उनके बिहेवियर में एक शेप बनेगा। जटिल कौशल या व्यवहार को छोटे छोटे संभालने योग्य चरणों में बांट देना चाहिए। इच्छित व्यवहार की दिशा में प्रत्येक सफल चरण को पुनर्बल देकर प्रोत्साहित करना। जैसे निबंध लेखन सिखाने के लिए पहले एक रूपरेखा बनाई जाए, फिर भूमिका लेखन पर, फिर आगे के चरणों पर। यानी लेखन कार्य करने के लिए भी हमें उसे थोड़े थोड़े चरणों में, छोटे छोटे चरणों में बांटना। दंड का सीमित उपयोग। कोशिश आपकी और मेरी यही होनी चाहिए कि हमें लिमिटेड यूज ऑफ पनिशमेंट करना है। दंड की बजाय हम पुनर्बलित करें, उस पर जोर देना चाहिए, क्योंकि दंड केवल अस्थायी रूप से व्यवहार को दबाता है और इससे नकारात्मक भावात्मक प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। किसी को भी अगर हम पनिश करते हैं तो उसके अंदर या तो बहुत गुस्सा भर जाएगा या तो वो डर जाएगा। तो टीचर के द्वारा ऐसी क्रिया नहीं होनी चाहिए कि बच्चा जो है डरे या उसके अंदर आक्रोश, गुस्सा पैदा हो। यदि दंड देना आवश्यक हो जाए ना, तो तुरंत में दे दीजिए, तत्काल दे दीजिए। सतत और व्यवहार से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे बच्चों का गुस्सा आता है या मुझे कुछ बच्चों से बदला निकालना है या मेरे घर में ऐसे कोई कार्य हो गया है जिससे मुझे क्लासरूम में जाकर बच्चों को दंडित करना है। ये कार्य यदि आप कर रहे हैं तो गलत है। दंड देना आवश्यक जरूर है, लेकिन ये व्यवहार से संबंधित हो, तत्कालिक हो और उसी से संबंधित भी हो। यहाँ पर क्रमबद्ध अधिगम और शिक्षण मशीनें, जैसे स्कीनर ने प्रोग्राम लर्निंग की भी बात की है, उसका समर्थन भी किया है, जिसमें छात्र अपनी गति से सीखते हैं और प्रत्येक सही उत्तर के बाद उन्हें खुद ही फीडबैक मिलने लगता है, पुनर्बलन प्राप्त होता है। तो यह प्रणाली बाद में कई प्रौद्योगिकी आधारित अधिगम प्रणालियों की नींव बनी। हाँ, लक्ष्य उन्मुख अधिगम और कक्षा प्रबंधन, गोल ओरिएंटेड लर्निंग एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। शिक्षक को छात्रों के लिए स्पष्ट और प्राप्त ज्ञान योग्य बनाने के लिए अधिगम उद्देश्यों को निर्धारित करना चाहिए। तो कक्षा में व्यवहार प्रबंधन के लिए टोकन इकोनॉमी देनी चाहिए। उन्हें जो है स्टूडेंट ऑफ द ईयर, स्टूडेंट ऑफ द मंथ, स्टूडेंट ऑफ द वीक बनाया जाए, जिससे अच्छे व्यवहार के लिए छात्रों को टोकन मिलता है, जिन्हें बाद में पुरस्कार में हम बदल सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपके सामने दिख रहे हैं 3 थ्योरीज। आप लोगों को याद होगा कि पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग भी हमने पढ़ी है। अगर आपको याद नहीं है तो इससे ठीक से पहले वाले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। तो तीनों जो हमारे साइकोलॉजिस्ट है, पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग, थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर लर्निंग, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग, इनके जो टाइप्स ऑफ बिहेवियर है, यह अनैच्छिक, सबसे पहले पावलोव का देखेंगे हम, अनैच्छिक स्वचालित प्रतिवर्त क्रियाएं, जैसे इनका लार आना, डर लगना, यूएस पर डिपेंड था। थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर लर्निंग, इच्छित लक्ष्य निर्देशित, जैसे कि एक बॉक्स से बाहर निकलने की प्रोसेस उस बिल्ली की कैसे होती है, इस पर डिपेंड था थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर लर्निंग। स्किनर का इच्छित लक्ष्य निर्देशित, जैसे एक लीवर को दबाना, उससे उसको भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। अब इसका एसोसिएशन 2 उद्दीपनों के बीच किया गया था पावलोव का, वो थे सीएस और यूसीएस। उसी तरह से थॉर्नडाइक का बिटवीन अ बिहेवियर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, एक व्यवहार और उसके परिणामों के बीच था ये। उसके बाद स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग, यह भी बिटवीन अ बिहेवियर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। रोल ऑफ लर्नर, हाँ, पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग में बच्चा कभी कभी पैसिव हो सकता है। थॉर्नडाइक और स्किनर में बच्चा जो है वह खोजी बनेगा और वह सक्रिय होगा, वो एक्टिव होगा। तो यहाँ पर आज हमने थॉर्नडाइक एक्सपेरिमेंट, द पजल बॉक्स को एक्सप्लेन किया, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को भी एक्सप्लेन किया, लर्निंग थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के कुछ शैक्षिक अनुप्रयोग को आपके सामने मैंने उपस्थित किया और थॉर्नडाइक की जो अधिगम प्रक्रिया है उन्हें भी प्रकाशित किया। पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग, थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर एंड लर्निंग स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग
को तुलना करने की कोशिश मेरे द्वारा की गई। तो यहाँ पर कुछ लर्निंग आउटकम्स है। स्टूडेंट्स definitely will be able to explain the Thorndike experiment, the puzzle box. Students will be able to explain the Skinner operant conditioning theory. Students will be able to give the education implication and real world example related learning theory of Thorndike's trial and error and Skinner's operant conditioning theory. Student will be able to highlight the learning process of Thorndike. Students will be able to comparison three theories among Pavlov, Thorndike and Skinner. तो इसी के अंतर्गत कुछ छोटे सवाल और कुछ लंबे सवालों पर हम बात करेंगे। बात करने को यानी सवाल देने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात ये करना चाहूँगी कि आपको कंटेंट तो आता है, बट सवालों के जवाब कॉपी पर कैसे लिखे ये समझ में नहीं आता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, तो आपको जो है उसी 3 मार्क्स के अकॉर्डिंगली 1 से 2 पेज के या फिर 400 वर्ड या 500 वर्ड में अपने सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। जैसे कि व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी। आपको मीनिंग डेफिनेशन में नहीं जाना है, आपको उसकी आइडियाज क्या थी, पनिशमेंट पर, रीइंफोर्समेंट पर, किस बात पर थॉर्नडाइक ने जोर दिया, उसकी आइडिया को आपको लिखना है। What is the role of reinforcement and Skinner operant conditioning? यहाँ पर भी आपको जो है किन किन बातों पर स्कीनर ने और उसका रोल क्या है, इन बातों पर ध्यान देना होगा। थॉर्नडाइक पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट 4 लाइनों में है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके 500 या 400 वर्ड तक आपको ले जाना है। ठीक है, तो आपको जब सवालों के जवाब देने हैं तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, क्योंकि कंटेंट आपको आता है। हाँ, जब लंबे सवालों के जवाब आपको देने हैं, जैसे कि एक्सप्लेन थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी, आपको ये इस पर अगर क्वेश्चन का जवाब देना है तो निश्चित रूप से आपको मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रायल एंड एरर पजल्स जो बॉक्स है इसको एक्सप्लेन करना होगा। इसमें रेफरेंसेस भी आप डाल सकते हैं, इसको एक स्टोरी फॉर्म में, और हाँ, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होगा इस बात को भी मेंशन करना ज़रूरी है। तो होप आपको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर में भेद समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से मैं और 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, इसके जवाब आप ज़रूर एक कॉपी में उतारिएगा। एक्सप्लेन थॉर्नडाइक पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कस द लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड। कंपेयर पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग, थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर लर्निंग एंड स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरीज। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कक्षा समझ में आई होगी। नमस्कार।